तो इसको 2-3 फेजेस में बांटा जा सकता है, जो सब कुछ चीजें हैं। बिफोर 2011 टू 2014 और बेसिकली 14, 15 एंड ऑनवर्ड्स। समझ रहे हो? ये जो पुराना दोनों पीरियड है ये कंपनीज एक्ट 1956 का है, और ये जो वाला पीरियड है ये 2013 का पीरियड है, कंप्लीट नई कंपनी एक्ट का पीरियड है। ठीक है, 2011 से पहले लगभग आप ये मान के चलिए कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल हुआ करते, सॉरी कंपनी स्पेसिफिक ऑर्डर इशू हुआ करते। बेसिकली अगर आप देखेंगे इसके अंदर, अगर आप ओरिजिनली पर देखें कंपनीज एक्ट ओल्ड जो है ना 1956, उसके अंदर सेक्शन 209 इट रिलेट्स टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो 2091D जो है ना इट वाज रिलेटेड टू कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, और 233B जो सेक्शन हुआ करता था ना वो हुआ करता रिलेटेड टू कॉस्ट ऑडिट। समझ रहे हैं? इन दोनों सेक्शंस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी टू इशू ऑर्डर्स वेयरइन सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई कि भाई किस कंपनी को ऑडिट कराना है, किस मैनर में ऑडिट कराना है, या किस कंपनी को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, किस उसमें करना है। तो ये हर कंपनी के लिए अलग अलग इशू ऑर्डर हुआ करते हैं, ओरिजिनली ऑर्डर्स, है ना। और कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल्स भी हुआ करते हैं इसके अंदर ना, कि किस तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ये तो हो गया ऑर्डर का किस किस कंपनी को करवाना है, लेकिन किस मैनर में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, फॉर्मेट्स क्या होंगे, वो सब हुआ करते हैं। आप कह सकते हैं उसको फॉर्मेट्स अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग हुआ करते थे, है ना। आफ्टर 2011 कुछ रेगुलेटेड सेक्टर्स थे 6, इन सेक्टर्स के सेक्टर स्पेसिफिक रूल्स रहे, बाकी इनके अलावा सब रूल्स को मर्ज कर दिया गया। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे ना तो कॉस्ट ऑडिट ब्रांच ने क्या किया, 1956 एक्ट में ना 2011 के बाद से जो स्कोप था ना उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले उतना स्कोप हुआ नहीं करता कॉस्ट रिकॉर्ड्स का, कॉस्ट ऑडिट का स्कोप इन द सेंस बहुत कम कंपनीज के ऊपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट लागू हुआ करता। 2011 के बाद से वो स्कोप बढ़ गया, जिन जिन कंपनी के ऊपर लगने लगा वो काफी बढ़ गया। 2011 से लेके उसके आगे तक का पीरियड ऐसा रहा, है ना। इन सारी हरकतों को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, 2000 मतलब मिनिस्ट्री ने क्या किया, 2014 का जो पीरियड था ना वो 1 अप्रैल 2014, दिस वाज द स्टार्टिंग डेट फॉर द न्यू कंपनीज एक्ट। न्यू कंपनीज एक्ट, है ना। इसके अंदर नए कंपनीज एक्ट के अंदर ये दोनों सेक्शन मर्ज करके अब आ गए थे सेक्शन 148 के अंदर। सेक्शन 148(1) relates to this, सेक्शन 148(2) relates to this। ओके, अब क्या हुआ, उसके अंदर इन दोनों को मर्ज करके इसमें ले आए, और क्योंकि इसके अंदर नए रूल्स बनने थे, नए एक्ट उसके नए रूल्स, तो उन्होंने जो नए रूल्स बनाए ना, दोज न्यू रूल्स वर, उनके अंदर क्या आप लगा लीजिए स्कोप को बहुत कम कर दिया गया, बहुत ही ज्यादा कम कर दिया, जिसकी वजह से जनरली क्या होता है कि 2011 के अंदर ना स्कोप को बढ़ते देख के खूब सारे लोग प्रैक्टिस में उतर आए, और 2014 के अंदर जब इसको कम कर दिया गया तो पीपल वर वेरी एजिटेटेड that we have left our jobs and we have come into practice, and now the government is taking another stand, the government is not keeping its own stand, so there were so many agitations। और इससे इन रूल्स को देख के ये भी लगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन ही खत्म हो जाएगा इंडिया के अंदर। तो इसको देखते हुए सरकार, खूब सारी चीजों देखते हुए सरकार ने एक बनाई एक्सपर्ट कमेटी टू रिव्यू दीज रूल्स एंड टू रिकमेंड व्हाट चेंजेस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड so as to balance two things. One is ease of balance, one is ease of doing business, so that no unnecessary burden or compliance costs are you can say forced upon the companies, and second is the requirement of the government, because government also needs this data, and one more thing you can say is, you can say stability in this
CWA प्रोफेशन, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी। उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे 31 दिसंबर 2014 को ये जो 30 जून 2014 को रूल्स बने थे इनको रिव्यू किया गया, इनको अमेंडमेंट इश्यू की गई। 30 दिसंबर 2014 को अमेंडमेंट आई। ठीक है, इस अमेंडमेंट के अंदर बड़ा ही मेजर चेंज आया। पहले जो रूल्स थे 30 जून वाले, उसके अंदर अच्छा मैं इसके अंदर सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज बता दूं कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल्स, सॉरी आई शुड से कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट से इसलिए अलग है क्योंकि ये सारी कंपनी के ऊपर नहीं लगती है। अभी किस कंपनी के ऊपर लगेगी, किस कंपनी के ऊपर नहीं लगेगी, इसके लिए दो क्राइटेरियाज हैं। वन इज द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, ये मेंशन्ड है रूल्स, नॉट इन द एक्ट। रादर इन द न्यू कंपनीज एक्ट यू वुड नोटिस दैट more and more of the provisions are being shifted to the rules instead of the act so that they can be amended very easily. एक क्राइटेरिया है टर्नओवर का, दूसरा क्राइटेरिया है प्रोडक्ट का। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया 2011 के अंदर जब एक्सपेंशन ऑफ स्कोप शुरू हुआ, वो ऐसा शुरू हुआ कि उसके अंदर फुटवेयर, टूथपिक, ऐसी ऐसी चीजें भी कॉस्ट ऑडिट के दायरे में आने लगी। जबकि सरकार की कभी भी ये इंटेंशन नहीं थी, बिकॉज सरकार के लिए फुटवेयर या टूथपिक कितने रुपए में बन रही है ये डेटा इज ऑफ नो रेलेवेंस, बिकॉज सरकार इन चीजों के प्राइसेस कंट्रोल नहीं करेगी। अगर कोई कंपनी 10 रुपए के टूथपिक बना के 500 रुपए में बेच रही है तो सरकार को उससे लेना देना नहीं है, फ्री मार्केट है, फ्री इकोनॉमी है ना। इंटेंट क्या थी बेसिकली, कौन से प्रोडक्ट को कवर करने की इंटेंट थी, जिन कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिससे कि इकोनॉमी एज ए होल के ऊपर बड़ा मेजर इम्पैक्ट पड़ता है और विच आर यू कैन से वेरी ससेप्टेबल टू मोनोपोलाइजेशन और ओलिगोपोलाइजेशन। फॉर एग्जांपल स्टील के अंदर अगर वो आप कह रहे कार्टेलाइजेशन करके लोग किसी तरीके से प्राइसेस इन्फ्लेट कर देते हैं तो इट विल इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी एज अ होल, है ना। देयर आर अदर सच सेक्टर्स लाइक शुगर, you can say all our mineral ores, chemicals, these are machinery, basically boilers. These are the various products which should be covered, because the government anyway, if the government would not like to impose any price control mechanism, but still it would like to see whether the prices are under control or not. Okay, so one was turnover and one was the products. How it is to be identified that which product are to be included, which are to be excluded? एक इंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन होती है, इसको बोलते हैं ITC. इट इज कॉमन फॉर द वर्ल्ड. इसके अंदर 8 डिजिट प्रोडक्ट कोड डिफाइंड होता है. 8 डिजिट कोड्स आर डिफाइंड, है ना. फर्स्ट 2 डिजिट्स आर चैप्टर हेडिंग्स एंड देन सब हेडिंग्स एंड दिस एंड दैट एवरीथिंग. इंडिया ने भी इनको लिया हुआ है फॉर कस्टम्स ऑल्सो, क्योंकि कस्टम ड्यूटीज प्रोडक्ट वाइज, फॉर एक्साइज ऑल्सो, बिकॉज एक्साइज ड्यूटीज ऑल्सो प्रोडक्ट वाइज. इन दोनों के लिए सरकार इसको यूज करती है. तो सीटा कोड्स बोलते हैं इनको, बिकॉज एक्साइज के अंदर देयर इज वन एक्ट, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, जिसके अंदर ये ड्यूटी सारी डिफाइंड है. ये कोड सारे डिफाइंड है एज टेकन बाय इंडिया. Since majority of the cost related data given to the Ministry of Corporate Affairs is used by excise, ये वाले codes यहाँ पर यूज किए गए हैं, है ना. For example, 9414 is defined. So whichever company is manufacturing this product and whose turnover is greater than this, he will have to maintain his records, or he will have to be satisfied. Both conditions need to be satisfied. Okay. Primary conditions. I am not telling you the exact conditions. I will discuss on that later on. But अभी के लिए these were the basic conditions that need to be satisfied. Okay. For the application or applicability of for the purpose of this exam, we need not cram the list of these products. This is of no use for us. Okay. Okay. Yes. And